वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट 3 के पेपर एडवांस अकाउंटेंसी के अंतर्गत आने वाले अध्याय कंपनियों का एकीकरण के अंतर्गत एकीकरण का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार की आज चर्चा करूंगा। देखिए, एकीकरण के इस अध्याय में चर्चा करने से पहले 3 टर्मों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। 3 टर्में यहाँ प्रयोग की जाती हैं: एकीकरण, संविलियन एवं बाह्य पुनर्निर्माण। बाह्य पुनर्निर्माण एकीकरण से आशय 2 कंपनियों के समूहन से है। ऐसा समूहन निम्न 2 में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। या तो वह एकीकरण के रूप में हो सकता है, या संविलियन हो सकता है, या बाह्य पुनर्निर्माण। इन तीनों टर्मों को विस्तृत रूप से हमें समझना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम बात करते हैं एकीकरण की। तो एकीकरण का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक वर्तमान स्थापित कंपनियों का समापन करके एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है, तो यह एकीकरण कहलाता है। जैसे एक्स लिमिटेड व वाई लिमिटेड का समापन कर एक नई कंपनी एक्स वाई लिमिटेड की स्थापना करना। यहाँ पहले से कार्यरत कंपनियां हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, दोनों अलग अलग रूप में कार्यरत थीं। तो अब इनका समापन होगा, इसलिए यह कंपनी विक्रेता कंपनी कहलाएंगी। और इनके व्यापार को क्रय करने के लिए एक नई कंपनी जिसका नाम है एक्स वाई लिमिटेड, वह नई कंपनी स्थापित की जा रही है, इसलिए वह क्रेता कंपनी होगी। तो अर्थात एकीकरण का संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि जब 2 वर्तमान कंपनियों का समापन कर एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है, तो यह एकीकरण कहलाता है। एक होता है संविलियन, कि जब एक वर्तमान कंपनी द्वारा किसी दूसरी वर्तमान कंपनी को क्रय किया जाता है, तो यह संविलियन कहलाता है। जैसे राम लिमिटेड व श्याम लिमिटेड 2 कंपनियां वर्तमान में कार्यरत हैं। यदि राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड को खरीद ले, तो यहाँ राम लिमिटेड जो है संविलियन करने वाली कंपनी या क्रेता कंपनी होगी, और श्याम लिमिटेड संविलियन होने वाली कंपनी या विक्रेता कंपनी होगी। बात करते हैं बाह्य पुनर्निर्माण की। तो जब एक वर्तमान कंपनी का समापन कर उसके व्यापार को क्रय करने के लिए एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है, तो यह बाह्य पुनर्निर्माण कहलाता है। जैसे हरी लिमिटेड के व्यापार को क्रय करने के लिए हरी न्यू लिमिटेड की स्थापना करना। तो जब एक वर्तमान कंपनी हरी लिमिटेड पहले से कार्यरत है, उसको व्यापार को बंद करेंगे और एक नई कंपनी हरी न्यू लिमिटेड जो है उसकी स्थापना की जाएगी, तो जो है यह बाह्य पुनर्निर्माण कहलाएगा। अब गौर से इन तीनों टर्मों को अगर आपने देखा, समझा, तो थोड़ा ध्यान दें अगर हम इसमें, तो चाहे वह एकीकरण हो, चाहे वो संविलियन हो, चाहे वो बाह्य पुनर्निर्माण हो, इनमें तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों के अंतर्गत एक या एक से अधिक वर्तमान कंपनियां अपने व्यापार को क्रय विक्रय करती हैं, अपना व्यापार खत्म करती हैं, समापन करती हैं, और उनके व्यापार को क्रय करने के लिए या तो हो सकता है कोई पूर्व स्थापित कंपनी पहले से कार्यरत तो वो ले सकती है, या कोई नई कंपनी की स्थापना हो सकती है जो कि उस एक कंपनी और या एक से अधिक कंपनियों के व्यापार को क्रय करेगी। तो इनमें तीनों टर्मों में खास बात यह है कि एक या एक से अधिक कंपनी व्यापार का विक्रेता कंपनियां होंगी और एक अन्य कंपनी जो है वो व्यापार का क्रेता कंपनी होगी। अब प्रश्न आता है कि भाई एक ही कंपनियों को इस तरह से एकीकृत करके एक मिलाने से क्या फायदे हैं, इनको एकीकृत करने से मिलाने से क्या फायदा है। तो कुछ बिंदुवार अपन चर्चा करेंगे। तो पहली बात है एकीकरण से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। अभी हाल ही में आप टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के चलते जो है समाप्त हो गई, क्योंकि अलग अलग जब कंपनियां कार्यरत करती हैं तो उन सब में हर कंपनी अपने आप को अधिक से अधिक मार्केट शेयर प्राप्त करना चाहती है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है, इसलिए और कंपटीशन की वजह से उतना कर नहीं पाती, लाभ कमा नहीं पाती। और जब 2 कंपनियां मिल जाती हैं तो प्रतिस्पर्धी समाप्त हो गया, वो दोनों एक ही मतलब एक ही मैनेजमेंट के अधीन हो गई, मिल गई अगर एकीकृत हो गया
तो मैनेजमेंट दोनों का मिला के एक हो गया तो फिर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। चाहे वो बहुत सारी आइडिया, वोडाफोन का मिलान हो या ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इससे क्या है, एकीकरण से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। दूसरा है बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत में कमी। जब एक कंपनी है, अलग अलग कंपनियां, दो या दो से कंपनी अलग अलग रूप में पृथक अस्तित्व में काम करती हैं, तो उनका उत्पादन का पैमाना छोटा होता है। कम उत्पादन करना है, कम माल खरीदना है, कम ही माल बनेगा, कम ही और उसके हिसाब से माल बिकेगा। लेकिन जब वो मर्ज हो जाती हैं, एकीकृत हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, तो उनका उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, मिल जाती है सबकी। तो बल्क में बड़े लेवल पर माल का क्रय किया जाता है, बड़े लेवल पर उत्पादन होता है। तो लार्ज स्केल पर उत्पादन करने से उत्पादन में मितव्यताएं आती हैं, परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादन लागत में कमी आती है। थर्ड वन इज कर लाभ एवं न्यूनतम लागत पर ऋण। कंपनियों के एकीकरण होने से कई बार घाटे वाली कंपनियों के दशा में या कि दूसरे रूप में कई प्रकार के कर लाभ मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि एकीकरण के बाद एकीकृत कंपनी की जो गुडविल है वह मार्केट में बढ़ जाती है। साख सीमा, उसकी ख्याति बढ़ने से परिणाम स्वरूप कंपनी की जो ऋण लेने की क्षमता बढ़ जाती है और ऋण भी कंपनी को न्यूनतम लागत पर उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट है एकीकृत कंपनी अपने साधनों को एकीकृत कर विकास कर सकती है एवं प्रतिस्पर्धी को रोक सकती है। जब दो या दो से अधिक कंपनियां अलग अलग रूप में काम करती हैं तो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। जब दो या दो से अधिक कंपनी मिल जाती हैं और उन मिलने वाली कंपनियों के अलावा अगर कोई अन्य कंपनियां अलग से सेपरेट पृथक अस्तित्व में काम करती है तो फिर उससे प्रतिस्पर्धा करेंगी अगर ये मर्ज कंपनी। तो चूंकि ये दोनों कंपनियां, तीनों कंपनियां मिल गई हैं तो उनके संसाधन एकीकृत हो गए और एकीकृत संसाधन होने से उसकी हर तरह की क्षमता जो है बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वह जो शेष कंपनी रह गई हैं उनसे अच्छे से मुकाबला कर सकती हैं और प्रतिस्पर्धी को रोक सकती हैं। नेक्स्ट है दो या अधिक उद्योगों वाली कंपनियों का एकीकरण क्रियाओं के विविधीकरण से जोखिम में कमी लाता है। यहाँ एकीकरण का जब हम बात करते हैं तो एकीकरण कई प्रकार का होता है। एक होता है समान प्रक्रियाओं वाली कंपनी का एकीकरण, एक विविध का। जैसे मान लीजिए कि भाई एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, इंजन अपना बनाती है, लेकिन सामान्यतः ऐसी कंपनियां जो हैं वह बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग सप्लायर से खरीदती हैं। अब मान लीजिए स्कूटर बनाने वाली कंपनी ये सोचती है कि भाई क्यों ना हम टायर का निर्माण कर लें। तो चूंकि उसी लाइन का काम है और वह अपने टायर का बनाने का प्लांट लगाती हैं। कई बार और दूसरी तरह की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो एकीकरण सामान्यतः एक जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है एकीकरण, उसको हम यूँ कह सकते हैं कि भाई ऊपर से नीचे, यानी सप्लायर से जो क्रेता है उसकी तरफ या क्रेता से सप्लायर की तरफ एकीकरण हो सकता है। लेकिन एक होता है विविध उद्योगों वाली कंपनियों का आपस में मिलन हो जाए, विविध उद्योगों वाली कंपनियों का आपस में मिलन हो जाए तो वह आपका विविधि। अब ऐसी जब कंपनियों का एकीकरण होता है तो उन एकीकृत कंपनी की क्रियाओं में विविधता आ जाती है और विविधता आ जाती है उसका परिणाम यह मिलता है कि यदि किसी एक एक्टिविटीज, एक उद्योग पर यदि कोई संकट आता है, जो लॉस होता है, तो दूसरा उद्योग से उसको प्रॉफिट हो सकता है। परिणाम स्वरूप उनके जोखिम में कमी आएगी। इस प्रकार से बात करते हैं लेखा मानक संख्या 14 की। लेखा मानक संख्या 14 के अनुसार एकीकरण दो प्रकार का हो सकता है। पहली बात तो आप स्पष्ट रूप से समझ लें, लेखा मानक संख्या 14 जो है इसका संबंध कंपनियों के एकीकरण के लेखांकन से है और इस लेखा मानक संख्या 14 के अनुसार एकीकरण जो है वह दो प्रकार का हो सकता है। पहला है विलय की प्रकृति का एकीकरण। प्रश्न आता है कि विलय की प्रकृति का एकीकरण कौन सा होगा। यदि कोई एकीकरण निम्न 5 शर्तों की पूर्ति करता हो, यदि एकीकरण 5 शर्तों की पूर्ति करता हो तो वह एकीकरण विलय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। एक दो नहीं, 5 के पांचों। पहली शर्त है हस्तांतरक कंपनी की सभी संपत्तियां एवं दायित्व एकीकरण के बाद हस्तांतरित कंपनी की हो जाती हो। यानी जो हस्तांतरक कंपनी यानी विक्रेता कंपनी है उसकी सभी संपत्तियां एकीकरण के बाद हस्तांतरित कंपनी का मतलब है क्रेता कंपनी, उसकी हो जाए। सेकंड है हस्तांतरक कंपनी के कम से कम 90% इक्विटी अंशधारी हस्तांतरित कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों द्वारा धारित अंशों को छोड़कर एकीकरण के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित कंपनी में इक्विटी अंशों के धारक हो जाते हैं। सिंपल सी बात है,
जो विक्रेता कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके कम से कम 90% शेयर होल्डर्स क्रेता कंपनी में अंशधारी बन जाते हैं। नेक्स्ट है हस्तांतरक कंपनी के ऐसे अंशधारी जो हस्तांतरित कंपनी के अंशधारी बनने को सहमत हों, उनको भुगतान हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी अंशों में किया जाता है। जब दूसरी विशेषता में यह कहा कम से कम हस्तांतरक कंपनी विक्रेता कंपनी के कम से कम 90% अंशधारी क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने को सहमत हों, तो ये कब संभव होगा कि जब क्रेता कंपनी क्रय प्रतिफल का भुगतान जो है इक्विटी शेयर में करेगी, तो जब विक्रेता कंपनी को वो शेयर अंशधारियों को वो शेयर मिलेंगे तो भुगतान भी जो है इक्विटी अंशों में किया जाता हो। नेक्स्ट है एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी का व्यवसाय हस्तांतरित कंपनी द्वारा किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब एक कंपनी ने अपना व्यापार बेच दिया तो क्रेता कंपनी है वह अगर ये विलय की प्रकृति का एकीकरण है, उसकी शर्तों को पूरी करता है, तो फिर क्रेता कंपनी उस व्यापार को चालू रखेगी, जारी रखेगी, उसके द्वारा व्यापार किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट 5वां है कि लेखांकन नीतियों में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य को छोड़कर हस्तांतरक कंपनी की समस्त संपत्ति एवं दायित्वों को हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में पुस्तक मूल्यों पर समामेलित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेखांकन के दृष्टि से कि भाई सामान्यतः जब विलय की प्रकृति का एकीकरण है और ये 5 शर्तें पूरी होती हैं, तो 5वीं शर्त यह है कि जो विक्रेता कंपनी है उसकी सभी संपत्ति एवं दायित्वों को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में पुस्तक मूल्य पर समामेलित किया जाएगा। केवल उन मदों को छोड़कर, कौन सी मदें जिनके संबंध में लेखांकन नीतियों में भिन्नता है, जैसे डेप्रीशिएशन है। स्थायी संपत्तियों पर एक कंपनी जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन लगा सकती है, दूसरी कंपनी रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे डेप्रीशिएशन लगा सकती है। अब अगर दोनों कंपनियों में अलग अलग मेथड से डेप्रीशिएशन लगाया जाता है तो एकीकरण के बाद तो डेप्रीशिएशन की विधि एक ही होगी, तो लिहाजा ऐसे केस में जो विक्रेता कंपनी है उसकी जो पुस्तकों में कोई संपत्ति ऐसी है तो उसकी जो नीतियां हैं क्रेता कंपनी नीतियों के अनुरूप उसके मूल्य में बदलाव किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से स्टॉक है, कहीं मार्केट प्राइस पे दिखा रखा हो सकता है, कहीं लागत मूल्य बाजार मूल्य दोनों में से कम पे दिखाया जाता है। तो ऐसे नीतियों में अगर भिन्नता वाली मदों को छोड़कर से सारी संपत्तियां दायित्व जो है पुस्तक मूल्य पे दिखाए जाएंगे, और जिनमें नीतियों की भिन्नता है उनको क्रेता कंपनी की नीतियों को लागू करते हुए उनको दिखाया जाएगा। और दूसरा जो एकीकरण है वह है क्रय की प्रकृति का एकीकरण। क्रय की प्रकृति का एकीकरण कौन सा होता है? तो कोई भी ऐसा एकीकरण जो विलय की प्रकृति के एकीकरण की उपयुक्त एक या अधिक शर्तों की पूर्ति न करता हो, अर्थात जब क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को अपनी किन्हीं भी शर्तों पर क्रय करती हो, वह क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। अर्थात कोई भी ऐसा एकीकरण जो विलय की प्रकृति के इन 5 में से एक या एक से अधिक शर्तें पूरी नहीं होती हों, कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो फिर वह एकीकरण क्रय की प्रकृति का कहलाएगा, विलय की प्रकृति का नहीं कहलाएगा। धन्यवाद।